हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 26 जून 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका सीडीपी का पेपर होता है, जिसमें आपके 30 नंबर पूछे जाते हैं, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी। और सीडीपी का ऐसा सिलेबस नहीं है कि पेपर 1 के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा या पेपर 2 के लिए जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी का सिलेबस जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपसे थोड़ा हाई पूछा जाता है, उसमें उच्च लेवल का पूछा जाता है पेपर 2 में, और पेपर 1 में आपका प्राथमिक लेवल से पूछा जाता है। बाकी जो आप पेपर 1 के लिए पढ़ते हो सेम वही पेपर 2 का ही होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट लिया होगा तो उसमें आपने सॉल्व भी किया होगा, तो आपको पता भी होगा कि पेपर 1 सीडीपी का जो सिलेबस होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों सेम ही होता है। ठीक बात है, क्योंकि टोटल नंबर आपके चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, टोटल कितना आएगा, 150 नंबर का ही पूछा जाता है ना। 150 नंबर ही रहेगा, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और 150 क्वेश्चन ही आपका रहेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेगा। 30 नंबर सीडीपी, 30 मैथ, 30 ईवीएस हो गया पेपर 1 के लिए, और लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी आपकी हो गई 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश संस्कृत जो भी आपने लिया होगा वो। तो टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स भी आपके 150। पेपर 2 में क्या होगा, 30 नंबर आपकी सीडीपी आएगी, और 30 नंबर मैथ होगा, 30 नंबर साइंस का होगा अगर आप मैथ से हैं तो। अगर आप आर्ट के हैं तो वो सोशल साइंस का होगा, वो आपका 60 नंबर का होगा, तो 90 नंबर हो गया। और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड उसमें भी सेम आएगी, तो 60 नंबर वो हो गया। तो टोटल 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2, 150 मार्क्स का आपका आता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पेपर 2 का है। ठीक बात है, ये पेपर 2 का 26 जून 2011 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक बात है, इसको हम करेंगे सॉल्व। अगर आपका प्रीवियस ईयर सेट आप कोई भी सॉल्व कर रहे हो, उसमें से अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है, 25 नंबर आप ला रहे हो, 26 नंबर 27 नंबर ला रहे हो, प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करो, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूरी उम्मीद है कि आप 25 नंबर तो लाओगे ना। 28 नंबर आ रहा है तो 25 नंबर तो लाओगे ही। इस तरह आप खुद को जांच सकते हो, परख सकते हो कि मेरी तैयारी जो है वो कैसे हुई है। ठीक है, कुछ अलग नहीं आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखिएगा आप, एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी 2024 में, तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, क्योंकि हमने 2011 से 2023 तक के बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं सीडीपी में भी, और साथ में क्वेश्चन भी लगाया हुआ है 2011 से 2023 तक के उसी टॉपिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो कुछ भी हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन भी लगाया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग। ठीक बात है, ईवीएस तो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है, साइंस का भी कंप्लीट है, पूरा नहीं कंप्लीट है, टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी हमने पढ़ा हुआ है पूरा वही पढ़ा हुआ ना। अब हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा 2011 से 2023 तक के हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन उसी में से तो आएंगे ना। ऐसा है नहीं कि 24 में जो है कहीं अलग से आ जाएंगे। जब 2011 से 23 तक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसमें भी रिपीट होंगे, और रिपीट होता भी है, तो ये बात तय है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इतना देर तक आपको समझाया। समझ में कुछ तो आया होगा। अब क्वेश्चन को करेंगे हम स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अगर आप देखिए, इसमें 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, 15 नंबर का आपका कंटेंट रहता है। तो पेडागॉजी क्या होती है, आपके समझ के ऊपर होता है। अगर आपने सीडीपी नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी आप क्वेश्चन को कर लोगे। बस आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में कि जो ऑप्शन बच्चे के हित में जिसमें बात हो रही होगी, बच्चों को गलत आपको नहीं करना है। ठीक है, आप गलत हो सकते हो, टीचर गलत हो जाए, बट बच्चा किसी ऑप्शन में गलत नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, तभी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि आपको 2 ऑप्शन भी राइट आंसर मिल जाएंगे, बट 1 नंबर आपको कब मिलेगा, जब आप बेहतर ऑप्शन को टिक करेंगे ना। तो ये चीज़ होती है। कह रहा है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को सहायता करता है बच्चों का विकास का सिद्धांत जो है वो किसके लिए सहायता करता है, शिक्षक को क्यों सहायता करता है बच्चों के विकास का सिद्धांत। ए ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने से शिक्षक की क्या सहायता वो करेगा। हम ऐसे तो बच्चों को अलग नहीं कर सकते ना, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे है, इसके लिए हेल्प नहीं करता। बी ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, इसकी सहायता नहीं करता बच्चों के विकास का सिद्धांत।
सी कह रहा है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? ऑप्शन में कह रहा है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली। जो अधिगम शैली होती है, विद्यार्थी देखिए क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई औसत होता है, तो सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं ना। तो शिक्षार्थियों की जो अलग अलग अधिगम शैली है उसको प्रभावी रूप से जब टीचर जानेगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा ना। अब आप इस क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को लेट में समझ आता है ना, तो उसकी बच्चों की अधिगम शैली जब हम जान जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी कह रहा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सामाजिक स्तर हमें नहीं पहचानना, हमको सब बच्चों को इसीलिए देखिए समावेशी शिक्षा में बोला जाता है ना, समावेश, हर टाइप के बच्चे को हमको लेके चलना होता है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए 30 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके 26 जून 2011 का पूरा सेट है सीडीपी का, ठीक बात है, पेपर 2 का। अब ये नहीं है कि पेपर 2 वाले ही के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 वालों के लिए, क्योंकि सिलेबस जब सेम है तो क्वेश्चन भी तो सेम होंगे ना, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस, लेवल थोड़ा उसको क्वेश्चन में शामिल कर दिया जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर कर दिया जाता है ना, उच्च माध्यमिक स्तर दे देगा, और प्राइमरी वालों से 1 to 5 जो होता है उसमें प्राथमिक स्तर लिख देगा बस, और कुछ अंतर ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। अब भाई ये कौन सी बात है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? स्त्रियां हर जगह नंबर 1 पे आती हैं, कहीं भी देख लो आप, ये बात तो ठीक नहीं है ना। ये क्या करे, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित कर रहा है ना। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित कर रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है सही हो सकता है। सही क्यों हो सकता है भाई, ये बात तो गलत है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है नहीं, ये सभी सही है, ये भी तो गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे? आप भी छोटे होंगे तो खिलौने को तोड़ते होंगे ना, ऐसा है नहीं कि जैसे खिलौना आपको दिया जाता है वैसे रखा रहेगा, एक हफ्ते बाद पता नहीं उसका क्या कुछ कर दिया जाता है, कुछ पता नहीं चलता ना। तो जो इरफान है वो खिलौने को जो है उसके पुर्जे अलग कर देता है। क्यों? उसको अलग अलग करके उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग कर देता है ना, उसको देखने के लिए क्या करता है वो पुर्जा उसका अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चा क्या होता है, प्याजे आपके कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, जिज्ञासु होते हैं ना वो, आप कितना भी उसको बताओगे जब तक वो करके नहीं देखेगा खुद से वो नहीं मानेगा। आप छोटे बच्चों को बोलोगे इसको मत उठाओ, इसको मत करो, फ़ोन मत, लेकिन वो खुद जब तक वो खुद नहीं कर लेगा वो बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए कह रहा है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये कोई बात है। सी कह रहा है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप कितना भी समझाओगे जब तक वो खुद से तोड़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो तोड़ता ही रहेगा ना। खुद से करता है बच्चा, जब तक खुद से नहीं करता बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, प्याजे आपके कहते हैं। डी कह रहा है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ऐसा नहीं है भाई। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना क्या है, एक शिक्षक है और ये अपने कक्षा को, जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं ना। जैसे आप टूर पे जाते हो, आपके स्कूल से गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो वहाँ जब जाती हैं क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं तो वापस आने के बाद विद्यार्थियों के साथ जो घूम के आते हैं वहाँ भ्रमण करते हैं, वहाँ चर्चा करती है उस पर। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? यह सीखने के लिए आकलन। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा ना। सीखने के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, आपने पढ़ा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना। बी कह रहा है आकलन के लिए सीखना, ये बात नहीं है, आकलन के लिए नहीं सीखना है ये। अधिगम का आकलन ये नहीं है, अधिगम का आकलन क्या होता है आपका, आकलन का सीखना कह रहा है। डी कह रहा है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन ये
ये दोनों तो आपका होगा नहीं। सीखने का आकलन क्यों नहीं होगा, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ईयरली एग्जाम हो गया, तो इसमें एक बार में आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। बट सीखने के लिए आकलन, जैसे क्लास में आपका डाउट होता है तो क्लास में ही उसको ले लिया जाता है ना, आपके डाउट को क्लियर कर लिया जाता है, वही होता है सीखने के लिए आकलन। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि बिल्कुल आप शिक्षार्थी हो, हर शिक्षार्थी देखिए अलग अलग है ना। यहाँ तक कि देखिए जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी सेम तरीके के नहीं होते हैं। सबका देखिए सोचने का तरीका, उनका व्यवहार, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है ना। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देखिए ऑप्शन में इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। क्यों नहीं भाई, कोई ना कोई तो समान विशेषताएं होती हैं, ये बात नहीं है, इसलिए विशिष्ट नहीं है। बी कह रहा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव। सी कह रहा है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। डी कह रहा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं है। बिल्कुल यही क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई भी दो शिक्षार्थी देखिए उसकी योग्यता, रुचि, प्रतिभा एक समान नहीं है। यही कारण, यही इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ा करें तब तक आप आंसर कर लिया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी आपने जो भी पढ़ा होगा सीटीपी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप भी देखेंगे, हमें बताइएगा ज़रूर कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। ये सृजनात्मकता नहीं होती, ये तो बच्चे क्रिएटिव होते हैं ना, तो वो सृजनात्मकता नहीं होती। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी कह रहा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। देखिए बी ऑप्शन क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा क्या अपसारी चिंतन पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा क्या अभिसारी चिंतन पढ़ा होगा ना। दो चिंतन आपके होते हैं ना, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी। तो अभिसारी में क्या होता है, देखिए अभिसारी नाम ही इसका क्या है, अभिसारी। अभिसारी इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्ज होता है ना, कोई एक क्वेश्चन किया जाता है, जैसे आपका जन्म कब हुआ था या महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर आप एक ही दोगे ना। ऐसा है नहीं सब अलग अलग देंगे, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान सब अलग अलग बताएंगे। भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये एक ही राजधानी आप बताओगे ना। तो यही होता है अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है, आप इसका आंसर कई तरीके से दे सकते हो, ज़रूरी नहीं इसका आंसर एक ही होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसे बोलते हैं, इसी का नाम है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले, इसका उत्तर आप कई तरीके से दे सकते हो, जैसे पानी नहीं होगा तो क्या होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, सब अलग अलग तरीके से आंसर देंगे, ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ कोई फिक्स आंसर दोगे आप। तो यही होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यही होता है सृजनात्मकता। उत्तरों वाले के लिए आवश्यक क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन को लगाते हो क्या हो जाता है ना, इसमें देखिए 30 क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो आपका 30 टॉपिक क्लियर हो रहा है ना, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, थ्योरी की भी और क्वेश्चन का भी आपका समझ में आ जाता है लेवल कैसा है आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक बात है। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए बताना आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, ये तो करने देना चाहिए बच्चों को ना, बात तो ये ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा रखा है, अगर नहीं लगा होता तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में हम नहीं वर्ड नहीं पढ़ते हैं और जो पॉजिटिव आंसर होता है वही हम लगा देते हैं, बट आपको निगेटिव बताना है यहाँ पे। बी कह रहा है अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो हमको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
सी कह रहा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। देखिए रट्टा लगाना ये प्रोत्साहित नहीं करना हमको, विद्यार्थियों को याद करने के लिए, उत्तर याद करने के लिए हमें नहीं प्रोत्साहित करना है। तो सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। डी कह रहा कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे। बिल्कुल प्रश्न पूछने से तो कुछ नहीं होगा ना, प्रश्न पूछने से हमें क्या होगा, प्रश्न हमें पूछने, बच्चों से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हमें प्रोत्साहित बताना था विद्यार्थियों को, किसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक बात है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन बताना है आपको। देखिए एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपसे पूछ रहा है, समेटिव में क्या होता है, वही अभी आपने क्या पढ़ा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग होता है ना, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो रचनात्मक आकलन आपको बताना है। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, उसमें होता है कि जैसे आपका ईयरली एग्ज़ाम हो गया है ना, उसमें आप ठीक नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। इसमें आपको देखिए डाउट होते हैं आपके क्लास में, उसके डाउट को क्लास में ही डाउट के आपको जब क्लियर कर लिया जाता है, वही होता है आपका रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। तो जो मौखिक प्रश्न है ये तो रचनात्मक आकलन का है, आपको बताना है, नहीं वर्ड लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। सत्र परीक्षा, ये जो सत्र परीक्षा होती है, ईयरली एग्ज़ाम होता है, यही रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। प्रश्नोत्तरी और खेल ये तो रचनात्मक आकलन है। दैत्य कार्य फिलहाल ये भी नहीं है, बट बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये तो एकदम गलत है, इसलिए बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। दैत्य कार्य इसमें तो बच्चा फिर भी कुछ करेगा ना। सत्र परीक्षा ये बी ऑप्शन आपका रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता, मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बात तो ठीक है। बी देखते हैं क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिवृत्ति करने हेतु शिक्षक की योग्यता के चुनौती। देखिए शिक्षक की योग्यता हमें नहीं देखना, हमें विद्यार्थियों को देखना है, इसलिए बी तो आपका होगा नहीं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। जटिल अनुभव बनाएंगे आप। डी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में। बाधा के रूप में बहुभाषिकता को नहीं देखना। बहुभाषिकता क्या होता है, क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है ना, समावेशी शिक्षा उसी को बोलते हैं ना। कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो बहुभाषिकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा नहीं है, बाधा के रूप में नहीं देखना है। ए ऑप्शन विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। देखिए निदान के बाद क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, एक होता है निदान और एक होता है क्या, उपचार। तो पहले निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है, आप बताएं। निदान क्या होता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर के यहाँ जैसे बैठोगे आपको दवा नहीं दे देगा, वो पहले आपसे पूछेगा आपको हुआ क्या है ना, आप बताओगे हमें बुखार है, सर में दर्द है, कुछ तो बताओगे उसे डॉक्टर को। तो जो पहले डॉक्टर आपका निदान पूछता है ना, पहले कारण पूछेगा, उसके बाद उसके बाद ही तो आपको दवा देगा, कि बुखार की दवा देगा, उसके बाद सर दर्द की दवा देगा, जो मतलब आपको प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवा देता है। तो उसका उपचार बाद में होता है, पहले उसका निदान, पहले आप कारण पूछा जाता है। तो निदान के बाद क्या होता है, आपका समुचित उपचारात्मक कार्य होता है। बात समझ में आई, पहले निदान होता है उसके बाद उपचारात्मक कार्य होता है। तो ये ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना। बस आपको सिंपल बताना था, निदान के बाद क्या होता है, उपचार होता है। ये बात अगर आपको पता होगी तो आपने आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और समाजीकरण कब होता है, यह आपको बताना है, किस अवस्था में होता है। आपने पढ़ा होगा बाल्यावस्था ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो आपने पढ़ा होगा, किशोरावस्था पढ़ा होगा, प्रौढ़ावस्था पढ़ा होगा। तो कब होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण? सबसे अधिक जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था में। इसे देखिए स्टेनले हॉल, किसी ने कहा है ना, स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये किशोरावस्था क्या है, तनाव तूफान की अवस्था होती है। इसी में बच्चा बिगड़ सकता है जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण आपका किशोरावस्था में होता है। इसकी एज क्या होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक बात है। पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन काल ही में बता दिया। बताओ, इसमें कंफ्यूज होंगे बहुत सारे बच्चे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। देखिए समाजीकरण तो हर एज में होता है, सर्वावस्था में होगा, आप मरते रह जाओगे तब भी आपका समाजीकरण तो होता रहता है ना। लेकिन कब अधिक गहन और जटिल स्टार्ट कब होता है ये आपको बताना होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है ये आपसे। कह रहा है आनुवंशिकता को सामाजिकरण संरचना माना जाता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो आपके पूर्वजों और माता पिता से मिलता है, जैसे कहा जाता है ना, जैसे जिसके माता पिता आपके काले हैं तो काला होगा, बच्चा गोरा है तो गोरे होंगे, है ना। जैसे उनके बाल उनके काले हैं तो काले होते हैं ना, ये हेरिडिटी से जो मिलता है। उनकी आंखें जो है, माता पिता की आंखें काली हैं तो उनकी भी काली होंगी, किसी की भूरी है तो भूरी होती है ना। जो आपको जेनेटिक्स, जो आपके माता पिता पूर्वजों से मिलता है वही आपकी आनुवंशिकता होती है। और वातावरण क्या होता है, जो आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हो, एजुकेशन लेते हो, शिक्षा लेते हो, सब कुछ कहाँ से सीखते हो? इन्वायरमेंट से ही सीखते हो ना। तो ये होता है, आपको बताना है आनुवंशिकता को सामाजिक और संरचना माना जाता है, गौड़ माना जाता है, गत्यात्मक माना जाता है, प्राथमिक माना जाता है, स्थिर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्याजे से एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखना है। अच्छा, ये आपको बताना है कि प्याजे के अनुसार, जो प्याजे आपकी कितनी स्टेज बताए हुए हैं, 4 अवस्था बताए हुए हैं ना। तो जो पहली अवस्था है उसमें आपको बताना है बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। आपने प्याजे को पढ़ा होगा, हमने प्याजे को पढ़ाया है और क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है, ठीक बात है। सारे क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2011 का ही है, ये क्वेश्चन हमने लगवाया हुआ है, ठीक बात है। प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हुई है। पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें बच्चा किसके अकॉर्डिंग सीखता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है ना, क्योंकि बच्चा छोटा होता है अभी, तो वो अपने इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 होती है ना। तो बच्चा जो है इसमें इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब ए आपका कह रहा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। अब भाई इतना अभी बड़ा नहीं हुआ है बच्चा, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है? अमूर्त तरीके बताओ, अभी बच्चा 2 वर्ष का है और कह रहे हैं कि अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा नहीं सीखेगा ना। अमूर्त क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते हो। मूर्त होता है जिसे आप देख सकते हो। सी कह रहा है भाषा के लिए नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। नहीं भाई, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जन्म से 2 वर्ष का बच्चा सीखता है। क्वेश्चन आपसे देखिए, प्याजे से और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग और नोम चॉम्स्की, ये 4 आपको पढ़ना है स्पेशली सीटेड के लिए, ठीक बात है। अगर आप बैठने, बहुत सारे राइटर है, कौन कौन से हैं आपके, व्यवहारवादी, इन सबको नहीं पढ़ना, स्किनर को नहीं बैठने पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते, बस 4 ही हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक बात है। ये तो आपका जून 2011 का पेपर है, इसमें केवल प्याजे से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए शिक्षण को कौन प्रदर्शित नहीं करता, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नियम कैसे काम करता है, इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी कह रहा समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बात तो ये ठीक है, आपको ये बताना था कि समझ के लिए शिक्षण को नहीं वर्ड लगा रखा है, कौन प्रदर्शित नहीं करता, इसे तो करना ही चाहिए। अच्छा, सी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यही आपका आंसर होगा। हमने आंसर देखिए
आंसर आप पकड़ सकते हो, जहां आपको याद करना वर्ड मिल जाए ये एकदम गलत होता है। आपसे गलत ही पूछा था। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना, याद करने के योग्य आपको नहीं बनाना है, ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बात तो ये ठीक है, क्योंकि आपको बताना था समझ के लिए कौन शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता ना, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आधा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम लगा लिए, 15 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कह रहा सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल और अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो ये क्या होगा, व्यवहारवादी होगा। इसमें कुछ बताना ही नहीं था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब पेडागोजी के क्वेश्चन आपके होंगे, क्योंकि 15 नंबर आपने कंटेंट से कर लिया। एक शिक्षक अपनी कक्षा के, अब देखिए अगर आपको सीडीपी आपने नहीं भी पढ़ी ना, तो ये 15 नंबर आपकी पेडागोजी समझ के ऊपर है। ठीक बात है, अगर आपका समझ जो है अच्छा है, समझ अच्छी है आपकी, तब आप आंसर कर लोगे। कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं वर्ड ये लगा देते ना, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि उसमें नहीं वर्ड ये सब दिखाई नहीं देता, जल्दी से क्वेश्चन करो, आगे पढ़ना ना, ये होता है। तो नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको पहले से बताया जाता है कि आप वहाँ पेपर में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप गलत कर दोगे और नंबर आपका 1 चला जाएगा। ठीक है, आपको इसमें ये बताना था एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। ठीक है, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन को देखिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये तो करना ही चाहिए, बात तो ये ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था क्या नहीं करना चाहिए। बी कह रहा है कि विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से अलग करना, ये हमें नहीं करना चाहिए भाई। समकक्षी क्या होते हैं, उनके पीयर ग्रुप जो होते हैं, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं ना, तो इन्हें अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो ग्रुप में रह के बेहतर सीखते हैं। हमें यही नहीं करना चाहिए। हमसे पूछा था क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी कह रहा है उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, इन्हें तो करना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये बात भी ठीक है। हमें पीयर ग्रुप जो उनका होता है उनसे हमें अलग नहीं करना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन कठिनाई का नहीं है, हर वर्ड में देखिए, हर क्वेश्चन में नहीं लगा रखा है, केवल आपसे नहीं से ना गलत होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए नहीं लगाया जाता है। पठन कठिनाई का कौन सा नहीं है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो भाई पठन गति प्रवाह में ये पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बी क्योंकि कह रहा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो शब्दों को जब नहीं समझेगा क्योंकि उसे पठन में दिक्कत है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्तनी भी नहीं कर पाएगा। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, यही आपका पठन कठिनाई का नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यही सारे आंसर आपके ऑफिशियल आंसर हैं, जो आपके ऑफिशियल आंसर की जब आती है तो यही आंसर एग्जाम ने जो सीबीएसई ने माना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब एक क्वेश्चन आपका देखिए अभिप्रेरणा से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देख रहे हो नहीं कि हर क्वेश्चन में नहीं लगा रखा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, आपको सीटेट पास आउट करना है, कोई आपको मोटिवेट करे ना करे, आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, क्या हो आप अंदर से मोटिवेटेड हो ना, कि आप किसी रिवार्ड के लिए नहीं कि हमको ये पुरस्कार मिलेगा हम पढ़ लेंगे, है ना, पुरस्कार के लिए। ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती, ये आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है ना। आंतरिक जब आपके खुद से अंदर से है अभिप्रेरणा, यही आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, अब आनंद आएगा क्योंकि वो क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बात तो ये पहली आपकी ठीक है, बट गलत आपसे पूछ रहा है ना। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। भाई आप कार्य करते समय उच्च ऊर्जा प्रदर्शित करते हो क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड हो। सी कह रहा वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। पसंद करोगे जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होगे। डी कह रहा वे हमेशा सफल होते हैं। यह आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
विद्यार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन होता है ना, सेल्फ की ओर संकेत करता है। आपको ये बताना है। विद्यार्थियों के लिए व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थियों के निकाय द्वारा बनाए गए विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, ये आत्मनियमन का उदाहरण नहीं है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, यही आपका देखिए स्वयं पर्यवेक्षण, यही आपका आत्मनियमन है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में सही नहीं माना जा सकता। सीखने के लक्षण के रूप में सही नहीं माना जा सकता, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल सही बात है, ये आपसे नहीं लगाया हुआ है क्वेश्चन में। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये नहीं है, ये सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। कह रहा अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल, डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हो ना, कुछ ना कुछ तो डेली आप सीखते हो। तो अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ये बात भी ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बात तो ये ठीक है। अब देखिए बी कह रहा है सूचना को याद और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। भाई याद करने पर आपको बिल्कुल, ये रचनावाद का नहीं है। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, ये रचनावाद का हिस्सा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। तो नकल करने की भूमिका पर रचनावाद का सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, क्रिएटिव स्टूडेंट कौन है? आपको ये बताना है। बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समस्या समाधान में अच्छा, क्रिएटिव बच्चा होता है ना, कोई भी समस्या होती है तो उसको क्रिएटिव बच्चा होता है वो खुद से जल्दी सॉल्व कर लेता है ना, वो एवरेज से औसत से ज़्यादा उसका आईक्यू होता है। कितना आईक्यू होता है आप बताएंगे जरूर कमेंट करके हमें। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ड्राइंग पेंटिंग में नहीं विलक्षण है, ये बात नहीं है। 23 देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है ये आपको बताना है। अवधारणा क्या होता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके कहाँ बनते हैं? शारीरिक विकास में बनते हैं, सामाजिक विकास में बनते हैं, संवेगात्मक विकास में बनते हैं, या बौद्धिक विकास में बनते हैं। कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपकी मेमोरी, जो आपके दिमाग है, इतना बड़ा जो आपको दिमाग मिला है उसी में आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शारीरिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, संवेगात्मक विकास इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। देखिए ये डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अब व्यक्तिगत शिक्षार्थी किसमें दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो विकास की दर आपने पढ़ा होगा विकास वाले चैप्टर में। उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से देखिए भिन्न होते हैं, दर में भिन्न होते हैं। रेट जो होती है विकास की वो अलग होती है। विकास क्रम सबका सेम होता है ना, क्रम में नहीं अलग होती। क्रम भाई सबका, आप शैशवावस्था पहले आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद ही आपकी किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं पहले किशोरावस्था आ जाएगी, पहले आप शैशवावस्था में ही तो आते हो ना। तो जो दर होती है, दर क्या होता है? दर ये होता है, देखिए कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई 1.5 साल में बोलना सीखता है, कोई 1 साल में, कोई दवा खानी पड़ती है उसको बोलने के लिए। तो सबकी दर अलग होती है ना। आप इंडिया में रह रहे हो, आपका हर तरीका, जो आपकी संस्कृति है, तरीका है, सब अलग अलग है।
अमेरिका में कोई बच्चा रह रहा है, कहीं और रह रहा है, बाहर रह रहा है कहीं, तो उसका जो दर है, उसका तरीका जो है दर वही होता है, वो सबका अलग अलग होता है। अमीर बच्चों का जो उनका रहन सहन है वो अलग होगा, जो गरीब बच्चा है उसका रहन सहन अलग होगा ना। तो यही आपकी होती है दर। तो सबकी दर जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है, दर अलग होती है, क्रम सेम होता है। ऐसा नहीं है पहले बाल्यावस्था आएगी कि उसके बाद किशोरावस्था आएगी, पहले शैशवावस्था आएगी उसके बाद ही किशोर बाल्यावस्था आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन लगाने से यही हमें हेल्प मिलती है ना कि हर टॉपिक जो होता है आपका वो आपका क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है या कथन है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए बताइए उनके स्वस्थ शारीरिक विकास। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत तो व्यक्तिगत मामला है। भाई नितांत व्यक्तिगत मामला नहीं है ये। अभी आपने विकास के बारे में हमने आपको समझाया, क्रम जो होता है वो सेम होता है, दर अलग होती है। और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य से कह रहा है एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ना, शारीरिक जो विकास होता है। अब शारीरिक विकास ये है कि बच्चा जब छोटा है उसको तब सही तरीके से दूध वगैरह जो होता है उसको नहीं मिला, अब बड़े हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं उसको दूध की पूरा डेयरी खोल देंगे उसके लिए, तब उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपको बचपन में ही उसको खिलानी पिलानी चाहिए ना, स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए। भी कह रहा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान पर आता है, सबसे पहले स्थान पर आता है, इसलिए सही है। सी कह रहा है कि गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं प्रभावित करता भाई? सारे विकास 4 विकास के पक्ष है ना, सामाजिक विकास और कौन कौन सी विकास है बताइए? 4 विकास के पक्ष। अभी आपने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जो कॉन्सेप्ट वाला आपने किया, बौद्धिक विकास, उसमें 4 विकास लिखे हुए थे। डी कह रहा है कि सही है क्योंकि सारे विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं, आपको बुखार है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। तो अगर एक पक्ष, क्योंकि सारे पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड है ना, फिजिकल, सोशल, इमोशन, कॉग्निटिव, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर स्वस्थ आप बीमार हैं तो आपको पढ़ाई करने के लिए कह दिया जाए, दिमाग में पढ़ तो लोगे, ज़बरदस्ती बैठा तो दिया जाएगा, दिमाग में आपके घुसेगा नहीं कुछ। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए, मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है ये आपसे पूछा हुआ है। अनुक्रमिकता, क्रमिकता बिल्कुल सही बात है, सामान्य से विशिष्ट ये बात भी ठीक है, प्रतिवर्ती यही नहीं है, निरंतरता बिल्कुल सही बात है, विकास आपका निरंतर लगातार चलता है, प्रतिवर्ती सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पूछा था कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आपको हम एक एक सिद्धांत बताएंगे तो क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कि आप क्लास को छोड़ ही दोगे, क्योंकि ठीक बात है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी ना, तभी तो क्वेश्चन लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। जो निःशक्त आते हैं बच्चों के लिए, समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य, आंसर करो आप। विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, हर टाइप के बच्चों, नियमित विद्यालयों में, ठीक है, डेली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या कहते हैं? उसमें आप हर बच्चों को इंक्लूड करें ना, जो प्रतिभाशाली है, जो एवरेज है, जो मंद बुद्धि का बालक है, हर टाइप के बच्चों को हमें लेके चलना होता है। ऐसा नहीं आप गिफ्टेड जो बच्चा उसी को बताएंगे, उसी को पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्लास में चलेंगे, तो जिसको नहीं आता वो तो बेचारा रह जाएगा ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा एक ही है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखने के विषय में कौन सा सही है ये आपको बताना है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी कह रहा है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं प्रभावित होता भाई? संवेगात्मक रूप से प्रभावित होता है। संवेगात्मक क्या होता है? संवेग आपके इमोशन से क्यों नहीं प्रभावित होगा? आपको खूब गुस्सा लगी हो और ये सीखने को क्यों नहीं प्रभावित करेगा भाई? प्रभावित तो करता है।
सी कह रहा सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। डी कह रहा बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। अरे कुछ भी सीखो, ये सीखना हुआ आपका, कुछ भी सीखो। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक बात है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। देखिए, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। उपलब्धि मापना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। सी कह रहा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अभी आपने निदान का एक क्वेश्चन भी लगाया था कि निदान के बाद क्या आता है? उपचार आता है ना। पहले हमें कारण तो पता होना चाहिए कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, उसको हम जानेंगे, फिर उसके बाद उसका उपचार करेंगे। जैसे हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया, कोई बीमार है तो पहले जाएगा डॉक्टर को बताएगा, पहले डॉक्टर उससे निदान पूछेगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसकी दवा देगी ना। ऐसा है नहीं कि बुखार है तो उसको सर दर्द की दवा या उल्टी की दवा कुछ भी दे देगा। तो यही होता है, निदान और उपचार करना चाहिए। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। त्रुटि निकालना और उपलब्धि मापना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 30। देखिए, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? ए ऑप्शन देखिए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बात तो एकदम ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता है हमें पूर्व ज्ञान से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो बच्चे को पहले से पता हो, उसके बाद हमें उसी में नई जानकारी को ऐड करके पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। बात तो आपकी ठीक है। बी कह रहा पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। दोहराने का प्रभावी तरीका नहीं है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। डी कह रहा है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। सुविधाजनक शुरुआत नहीं है। हम पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण जो शिक्षार्थी की मदद करता है, जो बच्चा जानता है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चों को चीज़ें समझ में आएगी। ठीक बात है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है सीडीपी में। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ऑफलाइन में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कहीं ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओ, उसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर सेट पूरे लगाए हो, पूरे लगाने का मतलब बहुत सारे सेट हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन तो फिलहाल ठीक है आपका एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, बट जो ऑनलाइन होता है उसमें बहुत सारी शिफ्टें होती हैं। एक जैसे आपका अभी 23 में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें बहुत सारे, देखिए 20-30 शिफ्ट हुई थी, तो 20-30 क्वेश्चन पेपर हो गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। ऑनलाइन में ऑफलाइन में तो एक ही होता है आपका। जैसे 2011 से 19 का आप लगाओगे तो जल्दी लगा लोगे, बट 19 के बाद से आप 23 तक के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। तो ऐसा नहीं है, बट आप क्वेश्चन पेपर लगाओ, 19 के बाद आप 19 से लगाओ, 17 से लगाओ, 18 से लगाओ, ये सारे क्वेश्चन पेपर लगाओ। यही आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है। मॉक टेस्ट आप कहीं अलग से देने के लिए पैसा मत खर्चा करो। ठीक है, मेरी मानो तो। अब ऐसा नहीं है कि आप सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा यही है कि आप सिलेबस उठाओ, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बस आपको यही करना है। हमने भी एग्ज़ाम दिया था, बट कभी मॉक टेस्ट के लिए कभी पैसे नहीं लगाए थे, कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था। बस यही मानो कि मैंने थ्योरी पढ़ा था, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आप 10-15 सेट भी लगा लो ना, बहुत है। 10-15 सेट आप ढंग से लगाओ, वहीं से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक बात है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम थ्योरी पढ़ाने के बाद जस्ट लगाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, साइंस में हमने पढ़ा तो वैसे क्या, ईवीएस का हमने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। यही मात्र एक सब्जेक्ट है जो हमने कंप्लीट हम कर पाए हैं। बाकी इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा कोशिश करेंगे वहाँ आपका पूरा कंप्लीट होगा, और मैराथन भी रहेगी। इस बार हो नहीं पाया, बट ईवीएस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर आपने ईवीएस की मेरी प्लेलिस्ट अगर चेकआउट किया होगा, ईवीएस जो बच्चा पढ़ रहा होगा, ईवीएस आपका कंप्लीट है। साइंस में हमने बहुत सारे सेट, कितने क्वेश्चन लगाए हुए, 10-12 क्लास हमने की हुई है ना, 11 क्लास की हुई थी साइंस की। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं आपके, जैसे अवतल दर्पण वगैरह हो गया, हमने दर्पण पढ़ा, लेंस पढ़ा, अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनेंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक बात है। तो ये सारा हमारा लेक्चर था। देखिए हमने पूरा, हमारा 45 मिनट की क्लास हो गई, क्योंकि हमने समझाया भी है, इसलिए इतना टाइम लग गया।
आप कोशिश करो कि 30 मिनट नहीं 20 मिनट में आप 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सीडीपी के टाइम नहीं लगता सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप सीडीपी के देखिए अगर 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो 15 मिनट आपका बच जाएगा, और ये 15 मिनट आप कहाँ लगाओगे, मैथ में लगाओगे। या तो आपको पैसेज में भी आपको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पैसेज में हमें ढूंढना होता है तो वहाँ टाइम लग जाता है। पैसेज तो आपका पूछा ही जाना है, क्योंकि 30 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट में 15 नंबर, 15 नंबर लैंग्वेज सेकंड में, 30 नंबर आपका पैसेज से ही पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास कुछ तो समझ में आएगा होगा इससे। अगर समझ में आया होगा कुछ भी क्लास आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर टेलीग्राम पे आप SB 3011 बिना स्पेस दिए सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, कोई भी एग्जाम होता है टीचिंग से, तो वहाँ हम आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको देते हैं। ठीक बात है। कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं, और ये हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन में 30 नंबर में से आपका क्वेश्चन 30 नंबर आपको मिले हैं, कितना आपने ठीक किया है 30 क्वेश्चन में से। ठीक बात है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप क्लास को ढंग से देखिए, समझिए चीज़ों को। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है तो प्रीवियस सेट ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक बात है।